Hey everyone, so here we are back with another video from our history text of our class 9th. So basically here we are going to start a new chapter, that is Socialism in Europe and Russian Revolution. Now this chapter is, trust me, very much important as well as very interesting chapter. मतलब अभी तक आप लोगों ने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा है ना, तो उसमें भी वो चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील हुआ होगा, बहुत मज़ा आया होगा राजाओं वगैरह की स्टोरी पढ़ते हुए. तो मुझे इवन ऐसा लगता है, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री का ये पार्ट इवन ऐसा होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है. आप पूरा एक रशिया सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री किस तरह से बनती है, किस तरह से वो डिग्रेड होती है, पूरा हमें समझने को यहाँ पे मिलेगा. ओके तो जैसे आपको अभी टॉपिक के अंदर आपको दो हेडिंग्स दिख रही है ना, दैट इज़ सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन. तो अब हमें भी यहाँ पे क्या करना है, दो टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, सोशलिज्म इन यूरोप को हम अलग से पढ़ेंगे और रशियन रेवोल्यूशन. ठीक है, पहले जो पूरी सोशलिज्म वाली फीलिंग जो है, ठीक है, वो किस तरह से पूरे यूरोप के अंदर स्प्रेड होती है, फिर उसका क्या रिलेशन होता है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है रशिया के अंदर, फिर वो हम लोग पढ़ने वाले समझने वाले हैं. ओके सो स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्शन, दैट इज़ सोशलिज्म इन यूरोप. तो पहले तो आप ये सारी चीज़ बहुत अच्छे से समझ जाओ कि जिस भी टर्म के आगे ISM आता है ना, जिस भी टर्म के आगे ISM यूज़ किया जाता है वो किसी ना किसी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है. तो सबसे पहली चीज़ हम लोग इंट्रोडक्शन के अंदर क्या देखने वाले हैं कि सोशलिज्म क्या होता है. ISM जो ये टर्म यूज़ करिए सोशल के आगे, इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये बताए. इसका मतलब होता था इक्वालिटी, कि मतलब कंट्री के अंदर कोई भी रिच या पुअर नहीं होंगे, कोई भी, मतलब जो अभी आपने देखा था कि पूरे यूरोप के अंदर जो सारी कंट्रीज़ थी, ठीक है, वो बेसिकली क्या थी, उसमें राजाओं का रूल था, है ना. राजाओं के रूल होने के बाद में भी मतलब उनके अंदर ऐसा था कि जो थर्ड स्टेट या पुअर पीपल थे, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि थर्ड स्टेट या पुअर पीपल हमेशा थे, जो बहुत ज़्यादा, मतलब आप एक सिंपली समझ सकते हो कि हर एक कंट्री के अंदर एक बहुत गैप था बिटवीन द कॉमन पीपल एंड द मोनार्कीज़. ठीक है, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था. तो अब ये लोग जो थे, न्यू मिडिल क्लास जो इमर्ज होकर के आ रही थी, ठीक है, अब उन लोगों ने बेसिकली किसकी डिमांड करी थी, एक इक्वालिटी की, जहाँ पे जो जितना सी आपको दो तरह की इकोनॉमीज़ के बारे में यहाँ पे समझना है. एक होता है सोशलिज्म काइंड ऑफ इकोनॉमीज़ और एक होता है कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि जैसे अपने क्लास की हालत हम समझते हैं, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, टीचर आपको साथ में पढ़ाता है, फिर भी कोई बच्चा ऐसा होता है ना जिसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत करता है. ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है कि बेटा उसके पास पैसा ज़्यादा होगा जिसके अंदर अपनी कैपेबिलिटी होगी. ठीक है, बट सोशलिज्म इसके अगेंस्ट था. सोशलिज्म चाहता था कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाए, सभी के पास इक्वल मनी होगा, सभी के पास इक्वलिटी, मतलब ये पूरा इक्वालिटी के ऊपर बेसिस होकर के चलता था. इकोनॉमिकल इक्वालिटी को डील करता था सोशलिज्म. तो अब सोशलिज्म की जो पर्टिकुलर जो थियोरी थी या जो आइडियोलॉजी थी वो यूरोप से क्यों स्टार्ट हुई, यूरोप में ही क्यों आई है. तो आपको पहले स्टार्टिंग से बताएं, मतलब पूरी इसकी हिस्ट्री रिकॉल कर लो, पूरा स्टार्टिंग से यूरोप के अंदर आपने कौन सी कंट्री के बारे में पढ़ा था. ठीक है, इतने पास्ट में चले जाओ कि हमको पिछले चैप्टर पे जंप करना पड़ जाए. तो जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे तो आपको सारी स्टोरीज वहाँ की अच्छे से पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी क्या होता है, एक राजा को हटाने के लिए किस तरह से लोग आकर के पूरे यूनाइट होकर के रिवॉल्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना. तो वही यूरोप के अंदर ही सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन था बिटवीन दी मिडिल क्लास पीपल और या फिर द थर्ड स्टेट एंड दी फर्स्ट स्टेट पीपल. जो ये जो एस्टेट्स बन चुके थे, सोसाइटी डिवाइड हो चुकी थी बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल. जो इकोलॉजिकल डिफरेंसेस वहाँ पे दिखाए, इकोनॉमिकल डिफरेंसेस जो वहाँ पे दिखाई दे रहे थे, वो सबसे ज़्यादा यूरोप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए थे. तो उसी चीज़ को हटाने के लिए जो ये आइडियोलॉजी है, ठीक है, वो वही, मतलब आपको पता है कोई चीज़ समझ में आता है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा गंदगी होगी तभी तो हम उसे क्लीन कर लेंगे ना. ठीक है, जब वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है तो हम थोड़ी वापस सफाई करने बैठते हैं. तो जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ थी इस चीज़ की, यूरोप के अंदर, कि जो रिच थे वो बहुत ज़्यादा रिचर होते जाते थे और पुअर जो थे वो बहुत ज़्यादा पुअर हो रहे थे. तो अब ये प्रॉब्लम थी यूरोप में, तो इसी को सॉल्व करने के लिए यूरोप में ही एक आइडियोलॉजी आई है सोशलिज्म नाम की. ठीक है, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर के अंदर या तो आपको मतलब बैकग्राउंड ऑफ सोशल और सोशलिज्म पूरा समझना पड़ेगा, हमें पिछला पूरा चैप्टर पे वापस से जंप करना पड़ेगा. ठीक है, और पूरा इसको समझना पड़ेगा. तो ये इवॉल्व कैसे होती है पर्टिकुलर, पूरा इसकी हम जो स्टोरी समझेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली वापस से, उसमें क्लियर हो जाएगा. हु आर इट्स प्रोफाउंडर, उसका प्रोफाउंडर थे कार्ल मार्क्स. ठीक है, ये थोड़े से जो डरावने से पर्सन आपकी स्क्रीन पे आए ना अभी, ठीक है, अब मेरी शक्ल मत देख लेना, यहाँ पे कार्ल मार्क्स की शक्ल दिखा रही हूँ मैं आपको. डरावनी मानती हूँ मेरी शक्ल है, पर थोड़ी सी ज़्यादा डरावनी इनकी है. ओके
तो अब कार्ल मार्क्स की पूरी स्टोरी समझेंगे कि क्यों कैसे इन्होंने पूरे रशिया के अंदर इन्होंने इवॉल्व किया, ये क्या क्या मतलब इन्होंने अपनी थ्योरीज़ में बताया था कि क्या आइडियोलॉजी के साथ इन्होंने इस पूरी आइडियोलॉजी की थ्योरी बनाई थी। फिर जब हम पूरे यूरोप समझ लेंगे तो यूरोप में तो इसका इम्पैक्ट था ही, पर पूरे यूरोप में सोशलिज्म का इम्पैक्ट होने की वजह से रशिया में पूरा रेवोल्यूशन आ जाता है, बिल्कुल चेंजेस आते हैं। तो वो रशिया में किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, इसका क्या रिलेशनशिप है यूरोप और रशियन रेवोल्यूशन के अंदर सोशलिज्म का, वो हम सारी चीज़ यहाँ पे समझेंगे। ओके, तो अब इसके बाद में हम लोग और भी इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जब हम रशियन रेवोल्यूशन पे आ जाएंगे तो हम पूरा रशिया का बैकग्राउंड देखेंगे कि यहाँ पे राजा वगैरह कौन था, कौन सी डायनेस्टी थी। फिर कुछ रेवोल्यूशंस हुए थे 1905 फरवरी और अक्टूबर में। अब इतने सारे रेवोल्यूशन जो है, रेवोल्यूशन मतलब क्या, चेंजेस। तो रशिया क्या हो जाएगा बेटा, पूरा चेंज होकर के क्या बन जाएगा, यूएसएसआर। ठीक है, सोवियत यूनियन आपने नाम सुना होगा, यूनियन ऑफ सोवियत सेक्युलर रशिया, ये पूरा इसका नाम आएगा। फिर इसके अंदर स्टालिन और स्टालिन जो थे पहले, तो उसके पहले व्लादिमीर लेनिन यहाँ पे पहले रूलर थे। फिर वो मर जाते हैं, वो चले जाते हैं व्लादिमीर के बाद में। फिर जोसेफ स्टालिन आते हैं। जोसेफ स्टालिन एक मतलब पूरे यूएसएसआर की आर्मी को किस तरह से होल्ड करते हैं, इनका क्या रोल रहा था, और लास्ट में कैसे फिर से ये यूएसएसआर टूट करके फिर से रशिया में बन जाता है। वो पूरी बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मतलब राजा को हटाएंगे, यूएसएसआर बनेगा, यूएसएसआर को हटा करके एक वापस एक कॉमन कंट्री और एक अच्छी पावरफुल नेशन के फॉर्म में जो रशिया उभर करके आया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो दिस वाज इट फॉर द इंट्रोडक्शन सेक्शन। आपको काफ़ी एक बार ओवरऑल आइडिया मिल चुका होगा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, सो फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट अप क्लासेस, डिस्कशन ऑफ दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन।